हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवराज आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है 2 फेब। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। अब इसमें 2 आर्टिकल्स हैं जो बजट के बारे में दे रखे हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है कि जो ये बजट आया है, वैसे तो इसने एक एम्बिशियस रोड मैप बताया है विकसित भारत के लिए, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स भी रेज किए हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो ये कहता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है ना, जिसमें कि टारगेट रखा गया है फिस्कल डेफिसिट का 4.4% ऑफ जीडीपी, मतलब सरकार का जो खर्चा और इनकम का बैलेंस उसको मेंटेन करने का एक प्लान होता है इसके तहत। पर दिक्कत ये है कि इनकम टैक्स रेवेन्यू में 14.4% का ग्रोथ टारगेट रखा गया है, जबकि इकोनॉमी में डिमांड का स्लो डाउन चल रहा है। और उसके अलावा टैक्स कट्स दिए गए हैं जो कि 1.54 लाख करोड़ की रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्रिएट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड इनकम बढ़ने के साथ गवर्नमेंट के पास खर्चे के लिए कम पैसा होगा। अब इसके अलावा हाउस होल्ड सेविंग्स ऑलरेडी 18.4% ऑफ जीडीपी तक गिर चुकी हैं, जो कि एक अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने की बात की गई है इसमें, लेकिन असली ग्रोथ तो तभी आएगी जब एमएसएमई सेक्टर और क्रेडिट फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अब जो पीएलआई जो स्कीम होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इसका कुछ इम्पैक्ट हालांकि दिखा है, पर अभी भी इंडस्ट्री को और सपोर्ट की ज़रूरत है इसमें। एग्रीकल्चर भी एक मेजर कंसर्न है। देखो, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है, जो कि लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स को इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा। लेकिन पीएम फसल बीमा योजना का जो बजट कट किया है, उससे भी तो फार्मर्स का जो रिस्क है वो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये तो और उल्टा मतलब एक कंसर्न है जो एड्रेस करने की ज़रूरत थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर का है। इसमें सोलर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स दिए गए हैं, पर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एक्शन के लिए सरकार का प्लान अभी भी कॉशियस है। ठीक है ना। तो ओवरऑल ये बजट एक वैसे तो स्ट्रेटेजिक बैलेंस दिखाता है, फिस्कल डिसिप्लिन भी रखता है, और इसमें ग्रोथ का एक रोड मैप भी देता है। लेकिन असली सक्सेस तो तभी होगी जब ये रिफॉर्म्स ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होंगे, तो असली रिजल्ट तब पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में इसके ग्रोथ इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। नाउ वी विल सी नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें बात की गई है कि जो बजट 2025 है, इसने ओवरलुक किया है जॉबलेसनेस को, जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको लेके कोई भी इफेक्टिव काम नहीं किया है। तो इसमें ये कहता है कि बजट में जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को इग्नोर किया गया है कम्प्लीटली। अब पिछले बजट में पीएम पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसमें कि 4.1 करोड़ यूथ के लिए जॉब और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बनाने का एक प्लान था, लेकिन इस बार इस पैकेज का भी जिक्र नहीं किया गया है बिल्कुल भी। अब जो पीएलएफएस रिपोर्ट है उसको अगर देखें तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% तक बढ़ चुका है, और ग्रेजुएट्स के लिए तो ये 13% तक हो गया है। अब रेगुलर जॉब्स जो हैं वो कम हो रही हैं, और एग्रीकल्चर में और इनफॉर्मल जॉब्स में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जो कि बताता है कि लोग मतलब सिक्योर जॉब्स जो है ना वो मार्केट में कम है, लोगों के पास उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अब इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उसके मुताबिक सेल्फ एम्प्लॉयड मेल वर्कर्स की एवरेज अर्निंग्स जो हैं वो 9,400 से गिर के लगभग 8,500 तक पहुंच गई हैं, गिर चुकी हैं इतनी। वैसे ही सैलरीड वर्कर्स के जो वेजेस हैं उनमें भी गिरावट आई है, जो पहले 12,600 के आसपास थे, अब वो 11,800 तक गिर चुके हैं। मतलब वेजेस तो घट रहे हैं और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ रही है। तो मतलब किस तरह से ये दोनों कंपेटिबल हैं। तो ये कहता है कि जब जॉब क्राइसिस और इनकम प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो सरकार को मनरेगा, जल जीवन मिशन और ये जो पीएम आवास योजना है, इन स्कीम्स का बजट बढ़ाना चाहिए था कि घटाना चाहिए था। इन लोगों ने तीनों ही स्कीम्स का जो बजट है उसमें कट कर दिया है, तीनों स्कीम्स में कट हो गए हैं। अब जब डिमांड और कंजप्शन ऑलरेडी स्लो है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, ऐसा इनका मानना है। पर यहाँ गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिबेट दिया है, जिसमें 7 लाख से 12 लाख टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है, मतलब 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं होगा। लेकिन ये जो बेनिफिट दिया है ना इन्होंने, ये सिर्फ 2.8 करोड़ टैक्स फाइलर्स को ही इससे फ़ायदा होगा, जिनका इनकम टैक्स है ही नहीं
उनको इससे क्या फ़ायदा होगा बोला। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया है कि जो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स हैं ना, कॉरपोरेट के प्रॉफिट्स वो जीडीपी का 4.8% तक बढ़ चुके हैं, पर जॉब क्रिएशन स्टैग्नेंट है और ना ही उनके वेजेस बढ़े हैं एम्प्लॉयज़ के। तो कॉरपोरेट टैक्स रेट जो 2019 में 30% से 22% किया गया था, उसका असली फ़ायदा तो कॉरपोरेट्स को मिला है। नई जॉब्स तो इन्होंने क्रिएट नहीं है, मतलब सिर्फ कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं, पर लोगों की जो जॉब्स हैं वो नहीं बढ़ रही इस उसमें। तो ये जो बजट है इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है वेलफेयर और जॉब क्रिएशन को इग्नोर करना। सिर्फ टैक्स रिलीफ और फिस्कल कंसोलिडेशन के बेसिस पे आप ये सोचते हो कि ग्रोथ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर नए जॉब्स नहीं बनेंगे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स इन उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, जिसके तहत उसने लिव इन रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करने का उसको मतलब वो लिया है, इनिशिएटिव लिया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो गया है एट द कमेंसमेंट एज वेल एज टर्मिनेशन। जब वो स्टार्ट हो रही है लिव इन रिलेशन और जब टर्मिनेट हो रही है, दोनों को रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो गया है। ये इफेक्टिव होगा 27 जनवरी 2025 से। अब उत्तराखंड में अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो उनको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये जो रूल है सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए भी लागू होता है जो वहाँ सेटल होना चाहते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो इतनी आसान नहीं है। उसमें कपल्स को अपनी फ़ोटोग्राफ्स, पैन कार्ड, आधार लिंक्ड फ़ोन और उसका नंबर और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सबमिट करना होगा इस सभी चीज़ों में। और अगर कोई पार्टनर 18 to 21 ईयर्स का है तो फिर उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना होगा। अब सोचिए, अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं और आपके टेनेंट एक कपल हैं, तो आपको उनका प्रोविजनल या फाइनल रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उनसे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा वो है इशू, वो है प्राइवेसी का, और पेनल्टीज बहुत हार्श हैं इसमें। तो जो पेनल्टीज़ हैं उसमें क्या है, अगर आपने 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जेल भी हो सकती है। 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन ना करने पर या तो 10,000 का फ़ाइन देना होगा या फिर 3 महीने तक की जेल हो सकती है आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं उसको रेज़ किया गया है। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि अपार गुप्ता, ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है और स्पेशली इंटरकास्ट और इंटरफेथ कपल्स के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि ये जो कानून बनाया गया है ये कपल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है या फिर उनकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाया गया है। क्या जो प्राइवेसी है और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होते इससे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आगे आने वाले टाइम में एक्सपोज होंगी वो। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ मच इन सब्सिडीज डू फॉसिल फ्यूल्स रिसीव। देखो, जो क्लाइमेट चेंज है वो आज के टाइम की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसका एक जो बड़ा रीज़न है वो है फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो खुद फॉसिल फ्यूल्स को सब्सिडी देती है, जिसमें कि हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। तो इस आर्टिकल में उसी की बात की गई है कि ये जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडी है ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। देखो, जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ है इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ की कॉस्ट को आर्टिफिशियली कम कर रही है, या तो प्रोड्यूसर के लिए या कंज्यूमर के लिए। अब 2022 में जो फॉसिल फ्यूल्स के लिए दी गई ग्लोबल सब्सिडीज़ थी उनकी वैल्यूएशन है $1.5 ट्रिलियन। ये रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया की पूरी जीडीपी के बराबर है। अब सब्सिडीज दो तरीके की होती हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो होती हैं उसमें डायरेक्ट पैसा दिया जाता है फ्यूल प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर्स को, ताकि फ्यूल सस्ता हो सके।
और जो इम्प्लिसिट सब्सिडीज होती हैं ये वो हिडन कॉस्ट होती हैं जो पोल्यूशन, डिसीजेज और क्लाइमेट चेंज की वजह से उठाई जाती हैं। अब अगर इम्पैक्ट जो इम्प्लिसिट सब्सिडीज़ हैं इन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाए तो जो टोटल सब्सिडी का वैल्यूएशन बनता है वो बनता है $7 ट्रिलियन। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। देखो, सारे देश एक जैसी सब्सिडी नहीं देते। जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, लीबिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये हर एक सिटीजन के लिए $500 to $1000 तक का सब्सिडी देते हैं। और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया में ये सिर्फ $100 पर पर्सन तक होती है। इंडिया की जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडी है वो सिर्फ $3 पर पर्सन है 2021 में, जो 2015 के टाइम पे $9 से भी कम हो गई थी एक बार तो। अब ये जो डिस्पैरिटी वो दिखाता है कि कुछ देश जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जबकि कुछ नए एनर्जी सोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सब्सिडी की जो असली कॉस्ट है वो क्या है, हिडन एक्सपेंसेस क्या हैं। देखो, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ का मतलब ये नहीं है कि लोगों का फ़ायदा हो रहा है। इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी, इसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से टॉक्सिक गैस निकलती हैं जो हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनती हैं। वैसे ही दूसरा है क्लाइमेट चेंज होता है। इससे ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ के ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेट करती हैं, और जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये डायरेक्टली निकलती हैं किससे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। तीसरा है ट्रैफिक कंजेशन। अब अगर सस्ता फ्यूल होगा तो फिर ज़्यादा कार्स होंगी, ज़्यादा ट्रैफिक होगा रोड्स पे, ठीक है, तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा। अगर पूरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखें तो ये $7 ट्रिलियन का लॉस होता है इससे, जिसमें कि 30% एयर पोल्यूशन का कॉस्ट है और 30% क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, 17% रोड कंजेशन का इफेक्ट है। अब ये सब वो हिडन कॉस्ट हैं जो हमें तुरंत नहीं दिखाते, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? अगर हम फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को हटा दें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी, और ये मतलब कॉम्पिटिटिव हो सकती है, इनका रेट घट सकता है। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि सब्सिडी डायरेक्टली रिड्यूस करना, ठीक है, ताकि लोग नेचुरल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकें। दूसरा है कार्बन टैक्स लगाना, जिससे कि पोल्यूशन इंडस्ट्रीज, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको डिस्करेज किया जा सके। थर्ड है वैट एग्जेम्पशंस हटाना, जिससे कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो आर्टिफिशियली सस्ते ना बने। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, ताकि जो प्राइवेट व्हीकल्स का जो यूज़ है वो कम हो सके और उन पर डिपेंडेंस कम हो सके। तो कंक्लूजन यही है कि जो फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडी है ना, इसका इशू सिर्फ पैसा बचाने का नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशन्स के हेल्थ का भी है। सब्सिडीज़ इनिशियली प्राइसेस को सस्ता बनाती हैं, लेकिन पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। अगर हम रियल चेंज लाना चाहते हैं तो हमें सब्सिडी सिस्टम को ग्रेजुअली रिप्लेस करना होगा और क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करना होगा, तभी हम एक सस्टेनेबल और पोल्यूशन फ्री फ्यूचर बना सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।